नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश यादव विज्ञान पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग फ्रांस की क्रांति के विषय में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले भी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस क्लास को जा करके देख लीजिए ताकि आज की क्लास को आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो हम लोग आज शुरू करने से पहले जैसा कि रोज करते हैं पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के वक्त फ्रांस का समाज कैसा था, फ्रांस की क्रांति के पीछे मुख्य कारण क्या क्या थे और फ्रांस की क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस तरीके से क्रांति जो है फैलती है, किस तरीके से राजा जो है नेशनल असेंबली को मान्यता देने के लिए बाध्य होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि किस तरीके से 10 अगस्त 1792 को दोबारा जो है ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण हो जाता है, राजा को बंदी बना लिया जाता है और 21 सितंबर 1792 को जो नेशनल कन्वेंशन बनती है वो राजतंत्र को समाप्त कर देती है। और इसके बाद जो है 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में लुई 16वां के ऊपर मुकदमा चला करके इसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। और कुछ दिनों बाद रानी जो थी, लुई 16वां की जो पत्नी थी, उनका भी यही हश्र होता है। इस तरीके से हमने अभी तक ये देखा कि फ्रांस जो है एक निरंकुश राजतंत्र से पहले एक संवैधानिक राजतंत्र बनता है, उसके बाद एक गणतंत्र बनता है और उसके बाद अभी तक हमने जो पढ़ा, लास्ट जहाँ तक हम लोग छोड़े थे वहाँ फ्रांस जो है एक डायरेक्टरी शासन पर आकर के रुका हुआ था। लेकिन आज हम लोग इससे इतर ये चर्चा करने वाले हैं कि इस पूरी क्रांति में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, महिलाओं की क्या भूमिका रही है, महिलाओं के क्या संघर्ष रहे हैं और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाओं को क्या प्राप्त हुआ है। आइए आगे देखते हैं। इस क्लास में हम लोग खास तौर पर महिलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम लोग फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य परिणाम हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग कि फ्रांस की क्रांति से पहले समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि समाज जो है फ्रांस की क्रांति से पहले 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। लेकिन किसी भी समाज के विभाजन का कभी भी सिर्फ एक जो है आधार नहीं हो सकता। ये समाज 2 भागों में और बटा हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं पुरुष और महिला। समाज जो है पुरुष और महिलाओं के रूप में भी बटा हुआ था। ठीक है ना, ये जो पुरुष थे और ये जो महिलाएं थी। अगर हम एक तरीके से ये कहें कि जो 3 स्टेट्स बनाए गए थे वो मुख्यतः पुरुषों के लिए थे और हर वर्ग की महिलाओं की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही थी, लेकिन स्टेट्स का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो तृतीय स्टेट की महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा खराब थी। ठीक है, लेकिन जब अधिकारों की बात आती थी, सत्ता की बात आती थी, तो सभी महिलाओं को एक कैटेगरी में रखा जाता था और सारे पुरुषों को दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो तीसरे स्टेट्स की महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है। तीसरे स्टेट्स की जो महिलाएं हैं वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ काम धंधे भी करती हैं। जैसा कि हमको पता है कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही डावाडोल है, जीविका संकट चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पुरुष के कमाने से घर नहीं चल सकता है, तो महिलाओं को भी कुछ काम धंधे करने पड़ते थे, जिसमें महिलाएं क्या क्या करती थी। कढ़ाई करती थी, कढ़ाई कर लेती थी, बुनाई कर लेती थी। ठीक, इस कढ़ाई बुनाई के साथ साथ कपड़ों की धुलाई कर लेती थी। उच्च कुल के घरों में जा करके कुछ घर के काम वगैरह कर लिया करती थी। ठीक है, ये सारे काम जो है महिलाएं इसलिए करती थी ताकि जो है घर को चलाने में अपने पति की मदद हो सके, परिवार को चलाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही साथ इस काम के एवज में उनको कोई छूट नहीं मिलती थी। इसके बाद भी घर जा करके उनको अपने रोजाना के कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि बच्चों को संभालना, खाना पकाना, कपड़ों को धुलना। इस मतलब घर की जो चीजें होती हैं अक्सर वो स्त्रियों को ही करना पड़ता था। इसके साथ ही साथ एक और असमानता थी। अगर महिला सेम काम कर रही है और पुरुष भी सेम काम कर रहे हैं तो उसी सेम कार्य के लिए पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता था और अपेक्षाकृत महिलाओं को कम मजदूरी मिला करती थी। ठीक है, ये सारी स्थितियां उस समय चल रही थी। ठीक, और उसके बाद शिक्षा की क्या स्थिति थी। महिलाओं की अगर शिक्षा की बात की जाए
तो उस समय समाज में क्या स्थिति थी, इसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था, उनको कोई भी व्यावसायिक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, सिर्फ जो उच्च कुल की महिलाएं होती थी, जो कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी, या फिर इस तीसरे स्टेट्स की कुछ अपेक्षाकृत अमीर महिलाएं होती थी, उनको भी सिर्फ स्कूली शिक्षा, कॉन्वेंट शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता था। उसके बाद उनकी शादी हो जाया करती थी और जो है अपनी वो रोजाना की जिंदगी में व्यस्त हो जाया करती थी। आगे की उनकी उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही उनको कभी कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता। ठीक, तो देखिए अभी जो है समाज की स्थिति थी, तो समाज में जो तीसरा वर्ग था उसकी स्थिति खराब थी। उसने अपनी स्थिति को बदलने के लिए क्रांति की। उस क्रांति में ये महिलाएं भी योगदान दे रही थी और इस उम्मीद के साथ योगदान दे रही थी कि ये क्रांति हमारी भी स्थिति में परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ महिलाओं ने क्रांति में साथ दिया, क्रांति हुई। लेकिन क्या क्रांति होने के बाद इन महिलाओं की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि पहली बार जब क्रांति होती है, नेशनल असेंबली को संवैधानिक मान्यता दे दी जाती है और वहां पर एक संविधान बन करके आता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। हम लोगों ने कहा था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। ठीक है ना, इस नाम से यह संविधान बन करके आता है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ठीक, अब इसमें आप ये पुरुष देख पा रहे हैं। आपके मन में कभी ये सवाल उठा कि ये पुरुष ही क्यों है, ये महिला क्यों नहीं है? ठीक है ना, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो अधिकार दिए गए, वो राजनीतिक अधिकार जो दिए गए वो केवल पुरुषों के लिए थे। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो समाज को दो भागों में बांटा गया, ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय मतदाता के रूप में, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक के रूप में बांटा गया। तो इसमें पुरुष जो थे उन्हीं को जो है सक्रिय नागरिक के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार था। महिलाएं तो बिना किसी कारण के, बिना किसी से पूछे हुए सीधे सीधे उनको जो है कोई मापदंड लगाए बगैर सिर्फ महिला होने की वजह से उनको मतदान से वंचित रखते हुए और निष्क्रिय मतदाता के रूप में उनको वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो ये नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बन करके आता है 1791 ईस्वी में, इसमें राजनीतिक अधिकार महिलाओं को कुछ प्राप्त नहीं हुए, लेकिन अवश्य ही इनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ। ठीक है, सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई थी और इनके लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो थी वो औरतों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। इसके साथ ही साथ विवाह की जो मतलब एक लिमिट है उसको तय कर दी गई थी। कोई भी मतलब पिता अपनी पुत्री का विवाह जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता था। लड़की का अधिकार होता था कि वो जब चाहे शादी करती और जब चाहे शादी नहीं करती। इसके लिए उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता था। उससे क्या हुआ, पहले शिक्षा रुक जाती थी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाया करती थी। जब तक वो स्कूली शिक्षा को पूरा करती, शादी हो जाया करती थी, शिक्षा जो है बाधित हो जाया करती थी। लेकिन अभी जो उनको अधिकार दिया गया विवाह के रूप में, कि विवाह की स्वतंत्रता है उनको, चाहे जब करें और चाहे जब ना करें, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिला और उसके साथ ही साथ सरकारी विद्यालयों की भी स्थापना कर दी गई और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो मतलब क्रांति हुई उसमें महिलाओं की जो शैक्षिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आया और सामाजिक स्थिति में भी थोड़ा बहुत सुधार आया। जैसे कि उनको तलाक का मतलब जो विवाह थे उनको पंजीकृत करने की व्यवस्था बनाई गई। विवाह पंजीकृत होने लग गए और उसके साथ ही साथ जो तलाक था, तलाक की जो व्यवस्था थी इसको महिलाओं और पुरुषों के लिए समान बनाने की कोशिश की गई। इस तलाक के लिए महिलाएं भी आवेदन कर सकती थी और पुरुष भी आवेदन कर सकते थे। कोई भी महिला ऐसा उसको अधिकार दिया गया कि अगर उसकी अपने पति से नहीं बन रही है, उसको लग रहा है कि उसका शोषण हो रहा है, तो वो तलाक दे करके अपने पति के साथ छोड़ करके अकेले रहना भी स्वीकार कर सकती थी। ठीक है, ये परिवर्तन हुए फ्रांस की जो मतलब क्रांति हुई। हम कह सकते हैं कि प्रथम चरण की जो क्रांति हुई जिसमें नेशनल असेंबली को मान्यता दी गई, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के रूप में ये संविधान बन करके आया, उसमें ये मुख्य परिवर्तन फ्रांस की क्रांति में देखने को, महिलाओं की स्थिति में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना।
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि पहली बार जो है जब क्रांति हो जाती है, नेशनल असेंबली को मान्यता दी जाती है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो है जैकोबिन क्लब का साम्राज्य आ जाता है, जैकोबिन क्लब की सत्ता आ जाती है, ठीक है ना। कौन सत्ता में आ जाता है? 1793-94 में, ठीक। 1793-94 की जो ईस्वी है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आतंक का युग इसको कहते हैं, आतंक का युग इसको कहते हैं, आतंक का युग। इसको आतंक के युग के नाम से हम लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसी दौरान जो शासक हुआ, जैकोबिन क्लब का जो नेता था, जिसका नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, ठीक है ना, उस मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी मतलब योजनाओं को इतनी क्रूरता के साथ लागू किया था, उसके जो समर्थक थे उनकी भी स्थिति जो है दयनीय हो गई थी, वो भी त्राहिमाम करने लग गए थे, ठीक है ना। और उसने अपने खिलाफ किसी को उठने नहीं दिया। ये सब चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसी समय क्या हुआ कि जब ये जैकोबिन क्लब का शासन आता है, रोबेस्पियर सत्ता में आता है, तो इसने जो है महिलाएं जो अपना क्लब बना रही थी, इसके पहले क्या हुआ था, पहली क्रांति में लगभग 60 क्लब जो है महिलाओं के चल रहे थे। कौन से क्लब चल रहे थे? 60 क्लब चल रहे थे, जिसमें महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो रही थी, उसमें चर्चा करती थी, बैठ करके अपने मतलब योजना बनाती थी कि हमको क्रांति में आगे क्या करना है, कौन कौन से अधिकारों की मांग रखनी है, ये सब चीज़ों के बारे में ये लोग चर्चा करती थी। जैसे कि अभी जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र आया था, उसका विरोध किया था महिलाओं ने, क्योंकि उसमें सारे अधिकार जो है पुरुषों को दे दिए गए थे। राजनीतिक अधिकार के नाम पर महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसके विरोध में जो है महिलाओं ने अपना एक महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के नाम से एक अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया था, और उसको जो है महारानी के पास और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास भेजा भी था कि इस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर पुरुषों के अधिकार के लिए कोई घोषणा पत्र बन रहा है, तो महिलाओं के अधिकार के लिए भी कोई घोषणा पत्र बनना चाहिए। ये सब किसके माध्यम से हो रहा था? इन क्लबों के माध्यम से हो रहा था, ठीक है। इसमें जो सबसे पॉपुलर क्लब था, उसका नाम क्या था? जो सबसे पॉपुलर क्लब था, उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ठीक है। ये जो 60 क्लब चल रहे थे, इसमें जो सबसे फेमस क्लब था, उसका नाम क्या था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एवं रिपब्लिक वुमेन, ठीक है। लेकिन जब ये आतंक का शासन आता है, जैकोबिन क्लब के जो नेता थे रोबेस्पियर, उनका शासन आता है, तो इन क्लबों को जबरदस्ती जो है बंद करवा दिया जाता है, और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए मीटिंग करने की और चर्चा करने की स्वतंत्रता को भी छीन लिया जाता है, ठीक है। आतंक के युग में ये सारी चीजें हो जाती हैं। आप देखिए, जो मतलब महिलाएं हैं, अभी भी इनको मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि जो पुरुष हैं उनको 1791 से ही मतदान का अधिकार जो है प्राप्त होना शुरू हो गया है। भले ही वो आंशिक रूप में ही हो, समाज के कुछ ही पुरुषों को मिला हो, लेकिन मतदान का अधिकार पुरुषों को मिलना प्रारंभ हो गया है। लेकिन महिलाओं को इसमें कोई भागीदारी नहीं है, महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। और ये जो है लगभग 150 सालों के अतिरिक्त संघर्ष के पश्चात जो है अंततः 1946 में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ तो पुरुषों को 1791 में मिल जाता है, और दूसरी तरफ महिलाओं को 1946 ईस्वी के अंदर जो है मतदान का अधिकार मिल पाता है, ठीक है। और ये फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही मिल पाता है, क्योंकि जो है वहीं से महिलाएं संघर्ष करना सीख पाती हैं और अपने अधिकारों को लेकर के लगातार मांग करती हैं, तब जाकर के 1946 ईस्वी में उनको मतदान का अधिकार मिल पाता है, ठीक है। हमने महिलाओं की स्थिति देख ली कि फ्रांस की क्रांति के पूरे मतलब क्रांति में महिलाओं की स्थिति क्या क्या रही थी, किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गए थे, ठीक है। अब हम लोग और जो है और चीज़ों को आगे देखने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के और क्या क्या परिणाम हुए और किस तरीके से चीज़ें जो है क्रांति के बाद बदल करके सामने आई, ठीक। हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या चीजें हुई। जैसे कि इस क्रांति के एक और परिणाम के रूप में दास प्रथा का उन्मूलन
सामने आया, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है ना, दास प्रथा का उन्मूलन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये दास प्रथा एक्चुअली में थी क्या, ठीक है। हमने जब कहानी शुरू की थी तो चर्चा की थी कि हमेशा से हमारी मतलब मानव जो है ये सभ्यता ऐसी नहीं रही है। एक दौर ऐसा भी रहा है जब इंसानों को भी जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता है। वो यही प्रथा है जिसमें जानवर आदमियों को, इंसानों को एकदम जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है। उनके हाथों में बेड़ियां बांध के रखी जाती हैं, उन पे निशान लगाने के लिए एक मतलब दागा जाता है उनको कि क्षण शरीर को गर्म करके एक निशान के तहत उनके एक हिस्से को शरीर के जला दिया जाता है, ठीक है। और उनसे जबरन काम लिया जाता है, जिस काम के बदले उनको सिर्फ खाना, रहना और कपड़े मिला करते हैं। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मालिक के ऊपर है कि वो जूठा खिला देता है, फटे कपड़े देता है, नए कपड़े देता है, वो मालिक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। इन दासों का कोई अधिकार नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी और इन दासों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो फ्रांस की क्रांति की सबसे मुख्य देन जो थी वो क्या थी? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का जो विचार है वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1791 में ही झलकने लग जाता है। और इन दासों की स्थिति को लेकर के फ्रांस की इस नेशनल असेंबली में एक बहुत ही जोरदार बहस होती है कि इन दासों को भी स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इन दासों को स्वतंत्रता का अधिकार वो नेशनल असेंबली नहीं दिलवा पाई। क्यों नहीं दिलवा पाई, ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूरोप जो है, हमने बताया था कि क्रांति से पहले यूरोप में मध्य वर्ग का उदय हो रहा था। मध्य वर्ग के उदय के पीछे की क्या कहानी थी कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उत्पादन बढ़ चुका था और उपनिवेश बनाना फ्रांस ने, इंग्लैंड ने शुरू कर दिया था, ठीक। तो यही उपनिवेश की कहानी जो है बढ़ती है। देखिए यहाँ पे अमेरिका है, ठीक, 2 अमेरिका है। नक्शे पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बस स्थिति समझ लीजिए। 2 अमेरिका है, इस तरीके से हल्का जुड़ा हुआ है, ठीक। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नाम के 2 महाद्वीप हैं। और यहाँ पर जो है अफ्रीका नाम का महाद्वीप है और वो ये हमारा जो है एशिया और यूरोप पड़ जाता है। हमारा जो फ्रांस और इंग्लैंड है, ठीक है, ये इसी यूरोप का हिस्सा है, ठीक। ये अमेरिका है और ये अफ्रीका है, ठीक है ना, इसको हम लोग अफ्रीका कह रहे हैं। देखिए क्या था कि ये जो अमेरिका है ये इस फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, ठीक है। और ये उपनिवेश क्या हुआ करते थे? उपनिवेश वो देश हुआ करते थे जिनका उपयोग कोई दूसरा देश अपने फायदे के लिए किया करता था। यानी कि यहाँ पे जो है बागान थे, किस किस चीज के बागान थे? कॉफी के बागान थे, कॉफी हुआ करती थी, नील हुआ करती थी, ठीक है, नील हुआ करता था और तंबाकू हुआ करता था, ठीक है, तंबाकू, चीनी यहाँ हुआ करता था, चीनी यानी कि गन्ने की खेती हुआ करती थी। ये सारी चीजें यहाँ पर हुआ करती थी और इन खेतों में, इन बागानों में काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक। ये यूरोपीय लोग जो थे, ये फ्रांस के, इंग्लैंड के जो लोग थे, ये लोग बहुत ही होशियार किस्म के थे। यहाँ पर जो है बहुत सारी जनजातियां, अफ्रीका में बहुत सारी जनजातियां, गरीब जनजातियां पाई जाती हैं। ये लोग क्या करते थे, यहाँ से पहले अफ्रीका जाते थे, ठीक है, अफ्रीका जा करके यहाँ के सरदारों से लोगों को खरीद लिया करते थे। यानी कि लोगों को खरीद करके उनके शरीर पर दाग करके एक निशान लगाया जाता था और उनको जो है जहाजों में पैक करके ये अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका लाया जाता था। और अमेरिका में इन जो खेत काफी, नील और तंबाकू के बागान हैं, इनमें काम करने के लिए बेच दिया जाता था, ठीक है। अब ये चूंकि फ्रांस का उपनिवेश है और फ्रांस के अंतर्गत ही आता है, तो जब नेशनल असेंबली जिसमें बहस कर रही थी कि ये जो है दासों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें जो है मध्य वर्ग का बहुत ही ज्यादा योगदान था। मध्य वर्ग बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ करके नेशनल असेंबली में हिस्सा लिया करता था,
ठीक है, क्योंकि वो प्रभावशाली वर्ग उस समय तक बन चुका था और उनका हित कहीं न कहीं इस पूरे व्यापार से जुड़ा हुआ था और उनको पता था कि अगर इस दास प्रथा का उन्मूलन हो गया तो यहाँ पे उत्पादन घट जाएगा, उत्पादन घट गया तो फिर फ्रांस की जो जरूरतें हैं, जो यूरोप की ये जरूरतें हैं, खपत है, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और कहीं न कहीं हम ही लोगों का नुकसान होने वाला है। इसलिए बहस होने के बावजूद जो है इस दास प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पाया था। ठीक है, और लास्ट में जाकर के इस दास प्रथा की जो मतलब मुक्ति हुई, दास प्रथा का जो अंत हुआ वो कब होता है? वो दास प्रथा का अंत जो है लास्ट में 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन होता है। ठीक है ना, और ये जो है क्यों होता है? क्योंकि वही जो विचार पनपा था फ्रांस की क्रांति का, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का अधिकार, उसी में से ये समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार इन दासों को देने के लिए जो है 1848 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है ना, हम लोगों ने ये दासों की स्थिति देख ली। अब हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन का क्या योगदान था, कैसे कैसे जो है स्थितियां बदली और जो डायरेक्टरी का शासन चल रहा था उसका फायदा उठा करके नेपोलियन बोनापार्ट जो है आता है, अस्तित्व में आता है। वो देखता है कि जब डायरेक्टरी के बीच में और परिषदों के बीच में लगातार झगड़ा ही चल रहा है, ठीक, लगातार झगड़ा चला जा रहा है, तो उसको लगता है कि मैं आसानी से इस पर कब्जा कर सकता हूँ। क्योंकि वो एक सैनिक था तो वो सैनिकों को साथ लेकर के फ्रांस में आता है और अपनी जो है पूरी जो सत्ता है उस पर काबिज हो जाता है। ठीक, नेपोलियन जब आता है तो नेपोलियन क्या करता है, जो फ्रांस की क्रांति के मूलभूत विचार हैं उनको पूरे यूरोप में फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, शुरुआत में वो जहां भी जाता है उसका एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत होता है, क्योंकि इसका काम ही था जहां भी जाता था राजतंत्र को उखाड़ करके फेंक देता था। तो जनता को यही लगता था कि हमको मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं और ये हमको समता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो अधिकार है वो दिलवाने के लिए आए हैं। तो जनता इनका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत करती थी। लेकिन जब उन्हीं लोगों को जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भर्ती करवाया जाने लगता है और उनके देश की संपत्ति का फ्रांस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो उनको इस बात का एहसास होता है कि ये जो हमारे लिए मुक्तिदाता बन करके आया था वो दरअसल मुक्तिदाता नहीं है, ये हमारा रक्षक नहीं है, ये हमारा भक्षक बन करके आया है। तो धीरे धीरे नेपोलियन का विरोध होना शुरू होता है और अंततः 1815 की ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन जो है पराजित हो जाता है। कब? 1815 का जो युद्ध होता है, 1815 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है और वो वापस जो है फ्रांस की तरफ आ जाता है। लेकिन इसने जो है जो अन्य देशों के ऊपर अटैक किया, राजतंत्र को खत्म किया और लोगों के बीच में जो समानता, बंधुता और स्वतंत्रता की विचार लेकर के गया ना, ये विचार इसके मरने के काफी दिनों के बाद प्रभाव में आए और धीरे धीरे पूरे यूरोप से होते हुए और पूरी दुनिया में फैल गए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये पूरी फ्रांस की क्रांति को पढ़ते हैं। हमारे भारत के दो महापुरुष हुए हैं, एक का नाम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, आप लोग अगर भारतीय इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। टीपू सुल्तान ये मैसूर के शासक हुआ करते थे और हमारे जो आधुनिक भारत के नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, नवजागरण के पितामह माने जाते हैं, वो कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, मोहन राय, ये दो लोग जो हैं फ्रांस की क्रांति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे और इसकी विचारों को लेकर के भारत में प्रचारित करने का प्रयास किए थे। ठीक है ना, इसी तरीके जैसे देखिए अभी फ्रांस की क्रांति से जो विचार उत्पन्न हुए वो भारत में भी एक समय के बाद पहुंचे। जैसे हमने बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने धीरे धीरे इसको यूरोप में फैलाया, फिर यूरोप से चीजें होती हुई पूरी दुनिया में फैल गई। जो फ्रांस की क्रांति की मूल देन है वो समानता, बंधुता और स्वतंत्रता की भावना है। ठीक है, जो मानवता को एक तरीके से जीवंत करती है, जो हर व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार हैं उनको रक्षा करने की बात करती है। यही हमारी फ्रांस की क्रांति की मूल देन समाज को रही। कौन कौन सी तीन चीजें? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इसी के साथ ही हमारी फ्रांस की क्रांति का नाम का जो पाठ है ये समाप्त होता है।